कुछ ज्यादा नहीं, बस 50 साल पहले अरब द्वीप पर रेगिस्तान के बीच कबायली रियासतों का एक समूह रहता था। लेकिन अब करीब आधी शताब्दी के बाद जहां उस रेगिस्तान में ज्यादातर खुले बाजार और तंबू की तरह घर हुआ करते थे, वहां पर गगनचुंबी इमारतों से भरे और एक से एक अजूबे वाले डिजाइन वाले हाईवे से जुड़े शहर खड़े हैं, जिन्हें देखकर कोई भी हैरत में पड़ सकता है। एक वक्त था जब जिंदगी जीने के लिए खजूर बीने जाते थे, मोती तलाशे जाते थे और ऊंट की नस्लें पाली जाती थीं। आज वहां दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, सबसे शानदार होटल, दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग यानी लियोनार्डो डा विंची की सालवाटर मुंडी यानी सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग सेंटर्स मौजूद हैं। इतना ही नहीं, वो दुनिया के उन देशों में शामिल हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में अपने मिशन भेजे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि यूएई यानी यूनाइटेड अरब है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 50 साल में इतना सब कुछ बदल गया? चलिए देखते हैं। फारस की खाड़ी में पश्चिमी देशों का सहयोगी और दुनिया के सबसे विवादों वाले तानाशाही में से एक यूएई आज एक बड़ी ग्लोबल पावर है। आधी सदी में भी कम समय में से यूएई में हुए इस काया पलट के पीछे जिस एक शख्स का हाथ है, वो कोई और नहीं बल्कि शेख खलीफा बिन जायद बिन सुल्तान अल नहयन है, जिनका मई 2022 में निधन हो गया। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में आने वाले अबू धाबी के अमीर और शासक शेख खलीफा यूएई के दूसरे राष्ट्रपति और वो विवादास्पद शख्स रहे हैं जिन्होंने विकास के दम पर दुनिया के नक्शे पर अपने देश की जगह बनाई है। 2014 में स्ट्रोक के शिकार होने के बाद उन्होंने शासन का रूटीन काम छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी उनकी मौजूदगी हर जगह दिखती थी। उनकी तस्वीरें होटल्स की लॉबी में, सरकारी दफ्तरों में और यहाँ तक कि दुकानों और रेस्टोरेंट्स में दिखती नहीं। लेकिन शासन का डोर उनके भाई मोहम्मद बिन जायद बिन सुल्तान अल नहयन के हाथों में आ गया, जो अब देश के राष्ट्रपति बन गए हैं। अब यही ये सवाल उठता है कि शेखों का ये राजवंश किस तरह एक कबायली राज्य से अपने देश को मध्य पूर्व का सबसे ताकतवर मुल्क बनाने में कामयाब हुआ। कैसे बना यूएई? सबसे पहले अब देखते हैं कि यूएई कैसे बना। 1960 के दशक के अंत में ब्रिटेन ने अरब के प्रायद्वीपों को छोड़ना शुरू कर दिया था। एक सदी पहले अंग्रेज वहां तब आए थे जब वहां से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों को कुछ लड़ाकू कबायली लूट लेते थे। तो ऐसे में अंग्रेज उन पर नियंत्रण पाने के लिए वहां गए थे। हालांकि वहां तेल की खोज कर ली गई थी, लेकिन अंग्रेजों को वहां रहने में फायदे से ज्यादा खतरा दिखा तो उन्होंने मुल्क छोड़ दिया। इसके पीछे बड़ी वजह 6 अमीरातों यानी दुबई, अबू धाबी, शारजाह, अजमान, अल क्वैन, फुजेरा के शेखों का आपसी मामले में निपटारा और साथ आने के लिए एक साथ जोड़ने का फैसला था। दिसंबर 1971 में ये सभी 6 अमीरात एकजुट हुए और संयुक्त अरब अमीरात का गठन किया। कुछ महीनों बाद एक और अमीरात रास अल खैमा भी इनसे जुड़ गया और आज भी संयुक्त अरब अमीरात के नक्शे पर मौजूद है। अबू धाबी के तत्कालीन अमीर जायद बिन सुल्तान अल नहयन, जो खलीफा के पिता थे, वो इस मुल्क के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। तेल की खोज हो चुकी थी, जिसके बाद बड़े स्तर पर अर्थव्यवस्था में पैसे लगाए गए, जिससे जनता के पैसे में इजाफे का एक प्रोसेस शुरू हुआ। ये प्रोसेस फारस की खाड़ी के सुन्नी राष्ट्रों जैसे सऊदी अरब, ओमान, कतर, बहरीन और कुवैत की तरह ही था। इन देशों की सफलता के पीछे तेल की कमाई को आपस में बांटना और फिर उस पैसे को रियल एस्टेट, आर्ट और स्टॉक में बदलने की मुहिम रही है। बहुत थोड़े से वक्त में खाड़ी के बाकी देशों में यूएई ने खुद को धनवान बनाने की सफलता पाई। यहाँ विकास भी सबसे ज्यादा किया गया और प्रति व्यक्ति आय भी सर्वाधिक रही। लेकिन सभी अमीरातों के पास समान रूप से तेल मौजूद नहीं था और ये अबू धाबी के विकास की सबसे बड़ी वजह बना। वे अपने तेल की वजह से यूएई के आर्थिक विकास की कामयाबी का सबसे बड़ा हथियार बन गया। सेमी ऑटोनोमस अमीरात होने की वजह से शेख ने आर्थिक और विकास योजनाओं में बदलाव करके उन्हें मजबूत बनाया, जिसने उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में बड़ा किरदार निभाया। कुछ अमीरात ने टूरिज्म पर दांव लगाया तो बाकी ने विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए रणनीति बनाई और इस तरह 1985 में दुबई के बाहरी इलाके में एक बड़ी वाणिज्यिक बंदरगाह और व्यापार केंद्र जेबल अली बनाया गया। आज लगभग 40 साल बाद भी ये दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार क्षेत्र है। आज ये कई गुना विशाल हो गया है और ये मध्य पूर्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। जल, वायु और जमीन के रास्ते जुड़ा ये बंदरगाह आज यूएई की अर्थव्यवस्था में बड़ा किरदार निभा रहा है। टैक्स में छूट, सीमा शुल्क में लाभ के साथ साथ यहाँ विदेशी मालिकों के लिए लचीलापन मौजूद है।
ये अमीरातों के संस्थापक जायद बिन सुल्तान अल नहयन की दूरदर्शिता थी, जिसकी वजह से उनका देश 20वीं सदी के अंत तक दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नई सदी का विजन शेख खालिद और उनके सौतेले भाई की देन है। नई सदी में शेख ने यूएई के लिए क्या किया? संयुक्त अरब अमीरात के नए और केवल दूसरे राष्ट्रपति के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था कि वो 2008 में आई आर्थिक तंगी से कैसे निपटेंगे, जिसने दुबई को बुरी तरह से प्रभावित किया था। इसके लिए शेख ने फैसला लिया और अमीरात में करोड़ों डॉलर्स के बेल आउट फंड डाले गए, जिसकी वजह से दुनिया का सबसे बड़ा टावर बुर्ज दुबई खड़ा हुआ, जिसका नाम बदलकर इसके आधिकारिक उद्घाटन के समय जनवरी 2010 में बुर्ज खलीफा कर दिया गया। इसके नेताओं ने अपनी तेल संपदा का इस्तेमाल यहाँ कल्चरल और एजुकेशनल सेंटर को आकर्षित करने और विदेशों में अपनी छवि को बढ़ाने में भी इस्तेमाल किया। चाहे सरकारी हो या निजी, अमीरात के पैसे बड़ी बड़ी कंपनीज, प्रमुख रियल एस्टेट, वित्त संस्थाओं, बड़े ब्रांड्स और यहाँ तक कि फुटबॉल क्लब जैसे मैनचेस्टर सिटी में निवेश किए गए, जिससे उन्हें काफी फायदा मिल रहा है। अमीरात ने हाल के कुछ सालों में पश्चिम में कुछ सबसे महंगी इमारतों के निर्माण में भी निवेश किया है। अब तक ये सब कुछ तेल के ऊपर निर्भर होकर शेख ने किया, लेकिन अब शेख को समझ में आ गया कि तेल हमेशा नहीं रहने वाला। इसीलिए शेख खलीफा ने तेल पर आर्थिक विकास की निर्भरता को कम करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास किया है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल लाइन सिटी है। हालांकि उन्होंने निर्यात के मद्देनजर तेल और गैस में निवेश को बढ़वा दिया। पिछले साल ही यूएई ने कार्बन उत्सर्जन को 2050 तक नेट जीरो करने का लक्ष्य की घोषणा की है। साथ ही उसने इस दौरान कम कार्बन उत्सर्जन वाले शहर मस्दर का विकास जारी रखा है। आरोप: कोई भी इतना अगर कामयाब होता है तो उस पर आरोप भी बहुत लगते हैं और यूएई भी इनसे नहीं बचा है। सरकार के आलोचकों का कहना है कि तेल से हुआ विकास वैसे समाज के निर्माण में असफल रहा है जहां मानवाधिकारों का सम्मान किया जाता हो। कहा जाता है कि वहां प्रेस को कोई स्वतंत्रता नहीं है और व्यवस्था के आलोचकों को जेल में डाल दिया जाता है और कभी कभार मार भी दिया जाता है। एमनेस्टी ने 2021 में अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि अमीरात सरकार में मनमानी गिरफ्तारियां, जेल में अमानवीय व्यवहार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार के उल्लंघन समेत गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन जारी है। वैसे तो ये मध्य पूर्व में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश है, लेकिन अमूमन 20,000 से 1 लाख लोगों को वहाँ स्टेटलेस माना जाता है, जिसकी वजह से उन्हें उन अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है जो वहाँ स्वास्थ्य, घर, शिक्षा, नौकरी जैसी चीजों में अमीरात के लोगों को हासिल है। लेकिन फिर भी आज दुनिया में यूएई का बड़ा रुतबा है और हाल ही में इसका सबसे अहम असर तब देखने को मिला जब शेख खलीफा की मौत हुई। अमेरिका ने उनके अंतिम संस्कार में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भेजा तो क्यूबा और भारत जैसे देशों ने आधिकारिक शोक की घोषणा की। आज का ये शक्तिशाली देश करीब 50 साल पहले महज कुछ कबायली राज्यों से मिलकर बना था। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।